नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी का चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ नवीन प्रश्न जो आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर या ऑप्शन डी है काउर। यह बात बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? साथियों, आपकी परीक्षा में यंग यूरोप का संस्थापक और यंग इटली का संस्थापक बार बार पूछा गया है, तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेजिनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर या ऑप्शन डी है कावूर। तो इसका भी संस्थापक यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक मेजनी ही हो जाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी नेपोलियन या ऑप्शन डी कावूर। तो देखिए, इटली में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता है वह नेपोलियन को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? देखिए साथियों, जितने भी प्रश्न को हम करवा रहे हैं उसको अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा, तो आपकी परीक्षा में हिस्ट्री यानी इतिहास से एक भी प्रश्न छूटने जाने वाला नहीं है। चौथा प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्या यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया? तो 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोप हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? प्रश्न को समझिएगा साथियों। क्या मेजिनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी नेपोलियन या ऑप्शन डी है बिस्मार्क? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रशा? यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो वह देश था कौन सा जी? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ है? फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ है? ऑप्शन ए 4 अगस्त 1789, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1789 और ऑप्शन सी है 24 सितंबर 1789 और ऑप्शन डी है 21 यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ले लीजिए 21 सितंबर 1789। तो फ्रांस में सामंतवाद का जो अंत है वह 4 अगस्त 1789 को हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है? 4 अगस्त 1790, 18 नवंबर 1789, 24 सितंबर 1789 या 4 अगस्त 1789? तो फ्रांसीसी क्रांति भी हुई है 4 अगस्त 1789। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जार शाही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है
कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, जर्मनी को, इटली को या ऑप्शन डी ब्रिटेन को? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुर्की को। क्या हो जाएगा? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न कि बिस्मार्क क्या था? यह बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके परीक्षा के लिए। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ या ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ? तो ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है साथियों कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां या चार्ल्स एडवर्ड? बताइए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया था? यंग यूरोप, क्रांति सेना, विक्ट्रीन, यंग इटली? बताइए साथियों, प्रश्न को समझते हुए आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, चाहे आपको याद हो या न याद हो। क्योंकि गलती भी कमेंट करेंगे, अगर हम आपको सही उस वक्त बताएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत याद हो जाएगा। तो मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया था? तो मेजिनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया था जी? गठन किया था। 15 नंबर प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? फिलिक हितार्थ, कार्बोनरी, विक्ट्रीन या डायट? मेजिनी का संबंध जो है वह किस संस्था से था? तो वह कार्बोनरी संस्था से था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न है कि जलविराइन एक संस्था थी। किसकी संस्था? क्या क्रांतिकारियों की? ऑप्शन बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है विद्वानों की और ऑप्शन डी है पादरी सामंतों की? बताइए, जलविराइन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी जी? जलविराइन, तो यह एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, मास्को? यह बताइए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा बुडापेस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न साथियों, अभी तक तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि हम कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट रूप से यहाँ से रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? क्या रोम और इटली के मध्य, ऑस्ट्रिया प्रशा के मध्य, भारत पाकिस्तान के मध्य, चीन म्यांमार के मध्य? तो जो सेडोवा का युद्ध है वो ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य हुआ था, यानी इन दोनों देशों ने युद्ध लड़ा था सेडोवा का। 19 नंबर प्रश्न है कि सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? रोम की, ऑस्ट्रिया की, प्रशा की और चीन की? यह बताइए, सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की हार हुई थी और प्रशा की जीत हुई थी। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है। 20वां प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1848, 1890, 1870 या 1871? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों 22 नंबर
काउंट कावूर ने विक्टर इमैनुएल काउंट कावूर ने विक्टर इमैनुएल को किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? बताइए साथियों। तो काउंट कावूर ने विक्टर इमैनुएल को प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, पुनर्जागरण या गौरवपूर्ण क्रांति? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति नामक घटना के रूप में माना जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं, यहाँ पे साथियों लौह होगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? क्या मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या गैरीबाल्डी ने? तो लाल कुर्ती का जो गठन है वह किसने किया था? गैरीबाल्डी साहब ने किया था। 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1863, 1864, 1872, 1871? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वह 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्साई की संधि कब हुई थी? क्या 1863 में, 1919 में, 1872 में, 1991 में? वर्साई की संधि जो है वह 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह इस बार की परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से क्या था? क्या वह एक प्रकार का सिपाही था? ना बड़े भैया। किसान था? बिल्कुल नहीं। जमींदार था? बिल्कुल नहीं। लेकिन नाविक तो था ना जी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था जी? नाविक था। क्या था? नाविक। तो 28 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है साथियों। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंजेल्स की? तो वॉर एंड पीस जो है वह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों आपको अगर सारे प्रश्न अच्छे लग रहे हों, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध या सेडान का युद्ध? यह बताइए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो वह सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है साथियों कि किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो इन दोनों का संबंध सेडान से है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यह कहा है कि जब फ्रांस छींकता भी है ना तो सारे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने, हिटलर ने, मेटरनिख ने या गैरीबाल्डी ने? तो यह शब्द थे मेटरनिख के। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का जो है समस्या बना दिया है? काउंट काबूर ने, हिटलर ने, मेटरनिख ने या गैरीबाल्डी ने? 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काउंट काबूर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है साथियों
कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडडाइन में या फ्रैंकफर्ट में? बताइए 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सेडान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्या तिंतसीन, कैंटन, होचिमिन या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जानते हैं? तिंतसीन नहीं, कैंटन भी नहीं, होचिमिन भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन बताइए कौन से समझौता? जेनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या गणराज्य? बताइए 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। 37 नंबर प्रश्न है साथियों हम इस वीडियो में 40 प्रश्न ही लिए हैं। बताइए 37 प्रश्न, 37 नंबर कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नाजीवादी शासन प्रणाली का क्या हुआ जी? उदय हुआ। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या ऑस्ट्रिया का? बताइए रॉबर्ट ओवन जो कहाँ का निवासी था? तो यह निवासी था कहाँ का जी? यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कहाँ का जी? ब्रिटेन का। ठीक है, तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928, 1929, 1930 या 1931? तो यंग यूरोप नामक जो संस्था है इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1928 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। चलिए 40 नंबर प्रश्न और आज का सबसे अंतिम प्रश्न कि मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप, क्रांति सेना, विक्ट्री इन या यंग इटली? बताइए मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया है? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए आशा करता हूँ कि आज जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं उन सभी प्रश्नों को आपने अच्छी तरीके से समझ करके रिवीजन कर लिया है। और साथियों अगर अभी भी आपको ये सारे प्रश्न नहीं याद हुए हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 100% सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को लिखने में समय भी लगता है साथियों, और आप लोग याद भी करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद हो सके और आपको परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल सके, इसके लिए हम इतना प्रयास किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।